सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। है स्वर्णकाल मानते हैं गुप्त काल को, और भारत में शिखरयुक्त मंदिरों का जो निर्माण आरंभ हुआ है, शिखरयुक्त मंदिर मतलब जिन पर गुंबद है ना, शिखरयुक्त मंदिरों का जो निर्माण आरंभ हुआ है वो गुप्त काल में आरंभ हुआ है। और फिर हमने कल बात की थी कि जो गुप्त काल है उस गुप्त काल में मूर्ति कला में मथुरा शैली का प्रयोग किया गया और मंदिर निर्माण में नागर शैली का प्रयोग किया गया। यही बात है ना। गुप्त काल में जो नागर शैली थी, नागर शैली की कई उपशैलियों के बारे में हमने बात की। नागर शैलियों में हमने बात की कि एक तो इसकी पंचायतन शैली है, एकायतन शैली है, भूमिजा शैली है, महामारू शैली है, कच्छप घास शैली है। फिर मैंने आपको बताया नागर शैली जो है, इस नागर शैली में प्रमुख 3 बातें होती हैं। प्रमुख मंदिर जो बनेगा नागर शैली में उसके प्रमुख 3 भाग होंगे। एक तो होता है गर्भगृह। गर्भगृह किसको बोलते हैं? गर्भगृह बोलते हैं जहां पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। एक होता है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं जहां पर मुख्य देवता के चारों ओर परिक्रमा का जो मार्ग होता है उसको बोलते हैं। और एक जो होता है मंडप। मंडप किसको बोलते हैं? मुख्य देवता के सामने श्रद्धालुओं के बैठने का स्थान। ठीक है, तो ये नागर शैली का जो मंदिर होगा उसमें ये प्रमुख 3 चीजें तो होंगी। इसके बाद गुप्त काल के अगर हम प्रमुख मंदिरों की बात करें कि गुप्त काल में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था। और सवाल केवल इतना आया था कि भाई इनमें से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है, है ना। मंदिरों के नाम थे और पूछा था मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, प्रमुख मंदिरों में बात करूं मैं तो देखो, एक तो मंदिर है कौन सा? तिगवा। तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर। और तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? यह मंदिर है कहां पर? जबलपुर। और जबलपुर कहां है? एमपी। ठीक है, एक मंदिर है कौन सा? ऐरण। एक है ऐरण का विष्णु मंदिर। ऐरण का विष्णु मंदिर ये कहां पर है? ये है सागर। सागर जिला पड़ता है ना एमपी में, ये यहां पर है। एक है कौन सा? एक है नचना कुठार। नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहां पर है? पन्ना। और पन्ना भी कहां पर है? एमपी, यानी मोस्टली एमपी में ही है। एक है कौन सा? एक है भूमरा। भूमरा का कौन सा मंदिर है? भूमरा का है शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर कहां है? ये शिव मंदिर है कहां पर? सतना। और सतना कहां है? सतना है कहां पर? एमपी में। ठीक है, एक मंदिर है कौन सा? देवगढ़। देवगढ़ का कौन सा? देवगढ़ का है दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहां पर है? ये है ललितपुर। ललितपुर कहां पर है? ललितपुर है झांसी। और झांसी कहां है? यूपी। ठीक है ना, ललितपुर झांसी यूपी में। अब पिछली बार का जो फर्स्ट ग्रेड का सवाल था ना उसमें यही था, ये ऊपर वाला ऑप्शन आप हटा दो, ऊपर वाला, ये 4 थे ऑप्शन में। ये 4 ऐसे ऑप्शन में आगे थे और सवाल ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एमपी में नहीं है या मध्य प्रदेश में नहीं है। तो कौन सा मंदिर नहीं है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, है ना। अब देखो, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, इस देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में 2-3 प्रमुख बातें। अब देखो, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह गुप्तकालीन क्या है? श्रेष्ठ मंदिर। पहली बात, गुप्तकालीन श्रेष्ठ मंदिर है। और यह किस शैली में बना हुआ है? यह पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली में बना। पंचायतन शैली में बना कैसा मंदिर है? पहला। अगर आपसे पूछ ले गुप्त काल में पंचायतन शैली में बना पहला मंदिर कौन सा है? पंचायतन शैली समझते हो? जैसे मान लो कि ये बीच में बड़ा मंदिर हो गया और आसपास कैसे हो गए? आसपास छोटे मंदिर हो गए। ठीक है ना, या बीच में बड़ी मूर्ति आसपास छोटी मूर्ति। ठीक है, तो यह पंचायतन शैली में बना गुप्त काल का पहला मंदिर है। अच्छा, इसके बाद आगे बात करें तो यह पहला शिखरयुक्त मंदिर है। पहला शिखरयुक्त मंदिर, शिखरयुक्त मंदिर है। दूसरा, आपसे पूछे यह किसको समर्पित है?
तो यह भगवान विष्णु को, किसको है, यह भगवान विष्णु को क्या है, समर्पित मंदिर है। ठीक है, आपसे पूछ रहे देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो किसको है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, इसके बाद जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है देवगढ़, इसमें भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमाएं, इसमें भगवान विष्णु की शेष नाग की सैया पर लेटे हुए मूर्ति है। ठीक है ना, इसमें कैसी है, इसमें भगवान विष्णु की शेषनाग की सैया पर लेटे हुए मूर्ति है। एक बार दोबारा देखो, हमने कल मंदिर निर्माण के बारे में तो बात कर ली कि मंदिर निर्माण ऐसे ऐसे ये शैली ये भाग होते हैं। अब मैं बात करूं गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों की। प्रमुख मंदिरों में मैंने सबसे पहले बात की किसका, कौन सा, तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर कहां पर है, जबलपुर एमपी में है। इसमें मोस्टली स्थान पूछता है। दूसरा एरण का विष्णु मंदिर जो है कहां पर है, सागर एमपी में है। तीसरा नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना एमपी में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना एमपी में। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर है कहां पर, ललितपुर झांसी यूपी में है। पहली बात, गुप्त काल का सबसे श्रेष्ठ मंदिर यही है। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना है। यह पहला मंदिर है जो शिखर युक्त है गुप्त काल का, और यह किसको समर्पित है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसमें भगवान विष्णु की शेष नाग की सैया पर लेटे हुए मूर्ति है। अब देखो, आपने कभी भगवान विष्णु को देखा है, ऐसे नहीं देखा होगा, लेकिन टीवी में रामायण महाभारत आती है, उसमें कभी देखा हो तो भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। तो ये कुछ गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। अब देखो इसके बाद आगे बात करें तो और कौन कौन से मंदिर हैं, और मंदिरों के बारे में बात करें। अन्य मंदिर, अब देखो अन्य मंदिर कौन से, अन्य मंदिर बताओ, और कोई मंदिर है गुप्त काल का, जैसे मैंने ये तो बता दिया आपको, एरण का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, और नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्या इनके अलावा भी गुप्त काल के मंदिर हैं, बताए किसी को, नहीं ध्यान होंगे। देखो एक मंदिर है कौन सा, भीतर गांव का एक मंदिर है जिसको बोलते हैं कौन सा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। भीतर गांव का कौन सा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। ये कहां पर है, यह मंदिर है कहां पर, कानपुर। और कानपुर कहां पर है, यूपी में। बताओ इस मंदिर की कोई विशेष बात है, इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यह मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है। यह मंदिर जो है ईंटों द्वारा निर्मित है, ईंटों द्वारा निर्मित। कई बार सवाल ऐसे आता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पूर्णतः ईंटों से बना हुआ है, तो भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर जो है ये किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। दूसरा एक मंदिर और है जिसको बोलते हैं सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहां पर है, यह है कहां पर, छत्तीसगढ़ में। कहां पर है, यह है छत्तीसगढ़ में। यह भी गुप्तकालीन है, और इसकी भी विशेष बात यही है कि यह मंदिर भी कैसा है, यह मंदिर भी जो है यह ईंटों द्वारा निर्मित है, ईंटों द्वारा निर्मित है। एक मंदिर और है, एक मंदिर है कौन सा, चार चौमा शिव मंदिर। कहां है, चार चौमा शिव मंदिर कहां पर है, कोटा में। और इस मंदिर के बारे में ये कहते हैं कि यह भी कैसा है, ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है, ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर। ठीक है, तो ये अन्य कुछ गुप्त काल के प्रमुख मंदिर हैं। ठीक है, अन्य कुछ गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। पहले तो कौन सा हो गया, भितरगांव का लक्ष्मण मंदिर हो गया, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर हो गया, और चार चौमा का शिव मंदिर कोटा। ये सारे के सारे कैसे हैं, ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। समझ में आई बात, यानी हमने गुप्त काल के लगभग 8 मंदिर लिखे हैं, शायद 8 मंदिर।
ठीक है। तो इन 8 मंदिरों को ध्यान रखना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। और सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दिया, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, वो पूछता है। लिख लिया आपने, ठीक है। तो ये 8 मंदिर समझ गए ना कौन कौन से हैं भाई। एक मंदिर तो कौन सा हो गया, एक मंदिर तो हो गया कौन सा, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में, एरन का विष्णु मंदिर सागर एमपी में, नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना एमपी में, भूमरा का शिव मंदिर सतना एमपी में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर झांसी यूपी में। यह कैसा है, गुप्तकालीन सबसे श्रेष्ठ मंदिर है। यह पंचायतन शैली में बना है, पहला शिखर युक्त मंदिर है और यह भगवान विष्णु को क्या है, समर्पित मंदिर है, ठीक है। और इसमें प्रतिमा कैसी है, इसमें प्रतिमा कैसी है लेटे हुए, ठीक है। शेषनाग की सैया पर लेटे हुए मूर्ति है। और इसके बाद फिर ये 3 मंदिर ये हैं, भितरगांव का, सिरपुर का और 4 चौमा शिव मंदिर, है ना। ये मंदिर हो गए गुप्त काल के। अब देखो गुप्त काल की मैं बात करूं मूर्ति कला के बारे में, गुप्त काल की मूर्ति कला के बारे में बात बोलो। देखो गुप्त काल की मूर्ति कला, मूर्ति कला देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ गुप्त काल जो है, गुप्त काल, इस गुप्त काल में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई। अगर आपसे पूछे गुप्त काल का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है, गुप्त काल का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है? गुप्त काल का कोई राष्ट्रीय धर्म है और गुप्त काल का राष्ट्रीय धर्म है वैष्णव। कौन? वैष्णव। गुप्त काल का जो वैष्णव धर्म है वही राष्ट्रीय धर्म है। लेकिन गुप्त काल में ऐसा नहीं कोई वैष्णव धर्म पर ज्यादा जोर दिया गया, ऐसा भी नहीं है। गुप्त काल में सभी धर्मों से संबंधित मूर्तियां बनी हैं। ऐसा नहीं कह सकते आप केवल के वैष्णव धर्म की मूर्तियां बनी, सब धर्म की बनी है। तो यहां पर पहली बात तो ये हो गई कि यहां विभिन्न धर्मों की मूर्तियां बनी, विभिन्न धर्मों की मूर्तियां बनी, धर्मों की मूर्तियां बनी, समझ गए ना। यानी ऐसा नहीं कह सकते आप कि शैव धर्म की बनी है, कि वैष्णव धर्म की बनी है, कि जैन धर्म की बनी है, कि बौद्ध धर्म की बनी है, सबकी बनी है। विभिन्न धर्मों की क्या बनी है, यहाँ पर मूर्तियां बनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्तकालीन जो मूर्ति कला है उस मूर्ति कला की विशेषता क्या है, क्या विशेष लगता है आपको गुप्त काल की मूर्तियों में। तो गुप्त काल की मूर्तियों की विशेषता की बात करूं तो गुप्त काल की मूर्तियों में देखो क्या है, शालीनता है। शालीनता है मतलब अच्छी मूर्तियां हैं, है ना, शालीन मूर्तियां हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा कोई मुस्कुरा रहा है, कि ज्यादा गुस्से में है, कि कैसे, शालीनता का प्रदर्शन किया गया है। शालीनता। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता है कौन सी, भद्रता। भद्र मूर्तियां, गुप्त काल में कहीं भी अभद्रता का प्रदर्शन नहीं किया गया है। जैसे अगर आपने कभी खजुराहो की मूर्तियों के बारे में सुना हो या देखा हो, खजुराहो की जो मूर्तियां हैं अश्लील मूर्तियां हैं, लेकिन यहां पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं वो भद्र है, ठीक है ना। और क्या है, और गुप्त काल की मूर्तियों की विशेषता यह है कि आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब गुप्त काल की मूर्तियां धर्म से जोड़ती हैं, है ना, धर्म से जोड़ती हैं। धर्म का मतलब मोस्टली मूर्तियां ऐसी हैं जो मंदिर में रखी जा सकती हैं या मंदिर में पूजा की जाती है, यानी आध्यात्म से जोड़ने वाली क्या है, मूर्तियां, ठीक है। तो ये गुप्तकालीन मूर्ति कला की प्रमुख 3 विशेषता है कि गुप्तकालीन मूर्ति कला कैसी है, शालीनता है, यहाँ पर भद्रता है और आध्यात्मिकता है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें मूर्ति कला। अगर आपसे पूछा जाए गुप्तकालीन मूर्ति कला के केंद्र कौन से हैं, गुप्तकालीन मूर्ति कला के केंद्र कौन से हैं, बता सकते हो केंद्र। इसके प्रमुख 3 केंद्र हैं गुप्त काल में। एक तो मूर्तियां बनी हैं मथुरा में, एक मूर्तियां बनी है कहां पर, सारनाथ में, और एक मूर्तियां बनी है कहां पर, पाटलिपुत्र में। कहां पर बनी है, पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो गुप्त काल के मूर्ति कला के प्रमुख 3 केंद्र माने जाते हैं कि गुप्त काल में 3 जगह मूर्तियां बनती थी, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिमूर्ति परंपरा, त्रिमूर्ति परंपरा की शुरुआत, त्रिमूर्ति परंपरा की शुरुआत किस काल में हुई थी बताओ। त्रिमूर्ति परंपरा जो है, त्रिमूर्ति परंपरा मतलब 3 मुंह वाली है, तो एक जगह 3 मूर्ति और 4 मूर्ति एक जगह तो है 4 मूर्ति परंपरा। देखो त्रिमूर्ति परंपरा का मतलब क्या होता है, त्रिमूर्ति परंपरा का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु
और महेश, ठीक है ना। त्रिमूर्ति परंपरा का जो आरंभ हुआ है, त्रिमूर्ति परंपरा की जो शुरुआत हुई ना, वो गुप्त काल में हुई है। और सुनो, गुप्त काल जो है, इस गुप्त काल में ही सबसे पहले क्या किया गया, गुप्त काल में ही सर्वप्रथम, गुप्त काल में ही सर्वप्रथम क्या किया गया, गंगा व यमुना की क्या बनाई गई, मूर्तियां बनाई, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले गंगा यमुना की मूर्तियां किस काल में बनाई गई, तो सबसे पहले गंगा यमुना की जो मूर्तियां हैं वो गुप्त काल में बनी है। भाई गंगा यमुना तो नदियां हैं, नदियों की मूर्तियां, अभी वो आइडिया कहां से है, गुप्त काल से है, ठीक है ना। तो गंगा यमुना की मूर्तियां सबसे पहले गुप्त काल में बनी है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें मथुरा से किसकी, महावीर स्वामी की, मथुरा से महावीर स्वामी की भी प्रतिमा मिली है। अब देखो, महावीर स्वामी की प्रतिमा मिली है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह प्रतिमा किस समय है, यह जैन धर्म की है ना। भाई जैन धर्म की तो आप ऐसे नहीं कह सकते, आप गुप्त काल का राष्ट्रीय धर्म वैष्णव है, तो यहाँ पर जैन धर्म का कोई प्रभाव नहीं था, जैन धर्म का भी प्रभाव था। तो महावीर स्वामी की भी यहाँ से क्या मिलती है, प्रतिमा मिलती है। और सुनो, और क्या बात है इसमें, और बात यह है कि यहां से हमको भगवान विष्णु के दशावतारों, भाई भगवान विष्णु के कितने अवतार थे, 10 अवतार थे ना। तो भगवान विष्णु के 10 दशावतारों की मूर्तियां बनी है, ठीक है, मूर्तियां बनी है। भगवान विष्णु के दशावतारों की मूर्तियों की शुरुआत गुप्त काल में हो गई थी, यानी कि गुप्त काल में ये मान्यता थी कि भाई भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए थे। अभी भी ये मानता है कि भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए थे, ठीक है। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां बनी। इतना लिखो, फिर आगे बात करेंगे। लिखो पहले। अच्छा, पहले वाले और अब वाले में क्या डिफरेंस आ रहा है? पहले जो हम पढ़ रहे थे वैसे सादा बोर्ड पर, और अभी पढ़ रहे हैं हम इस LED बोर्ड पर, हैं डिफरेंस? हाँ, डिजिटल बोर्ड पर। मेरी इंग्लिश कमजोर, बताओ हैं? हैं दो आगे, हाँ। और नहीं, मैं कह रहा हूं आपको क्या नफा क्या नुकसान? सबसे बड़ा फायदा आपको ये हो गया कि आपको PDF मिल जाएगी। ये किसने बोला आपको? ये किसने बोला आपको? किसने बोला? भाई तुमको ये किसने बोली बात? हालांकि देखो, कुछ न कुछ हो सकता है, बाकी ये किसी को नहीं पता, पूरी क्लास में इस आदमी को पता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो मतलब आपको फायदा, मैं कह रहा हूं वैसे समझने में कोई दिक्कत या समझने में कोई समस्या या लिखने में कोई, वो तो एक ही बात है भाई। बात एक ही है कि बस बात एक मैं बोल नहीं रहा भाई, लिख तो बोर्ड पे रहा हूं और आप बोर्ड से लिख रहे हो, तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये लिख लिया आपने, अब चलते हैं आगे। और देखो और किस किस की मूर्तियां बनी हैं, और देखें तो यहां से हमको महात्मा बुद्ध की, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ महात्मा बुद्ध की तांबे की प्रतिमा कहां से मिली है? जो बता देगा उसे आज का विद्वान माना जाएगा। कि महात्मा बुद्ध की तांबे की प्रतिमा, जैसे पीछे वाले नोट्स पढ़ रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है ना। महात्मा बुद्ध की तांबे की प्रतिमा कहां से प्राप्त होती है? एनी आइडिया? तो महात्मा बुद्ध की तांबे की प्रतिमा मिलती है कहां से? सुल्तानगंज। कहां से मिलती है? सुल्तानगंज। और सुल्तानगंज कहां पर है? बिहार में, ठीक है। सुल्तानगंज बिहार में, और पद्मासन में बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद एक और बात देखो, आपसे पूछा जाए कि बताओ महात्मा बुद्ध की बैठी प्रतिमा कहां से मिली है, और महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहां से मिली है? और देखो, इसको बोलते हैं जीके। अब आदमी क्या ध्यान रखे, बैठी कहां है, खड़ी कहां है ना। लेकिन अब जीके में ऐसा ही है भाई। बताओ महात्मा बुद्ध की बैठी प्रतिमा कहां से मिली है? तो महात्मा बुद्ध की बैठी प्रतिमा मिलती है हमको कहां से? सारनाथ से। कहां से मिलती है? सारनाथ से। और महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहां से मिलती है?
खड़ी प्रतिमा मिलती है हमको कहां से? मथुरा से। कहां से मिलती है? मथुरा से। ये और 2-3 बातें हैं इसमें, ठीक है, मूर्ति कला में। और अब हम जो आगे बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम गुप्त काल की चित्रकला के बारे में। गुप्त काल की चित्रकला कोई एग्जाम्पल है क्या? है आपकी नजर में गुप्त काल की चित्रकला का कोई एग्जाम्पल है? नहीं है। चित्रकला समझते हो? चित्रों को बनाने की कला क्या? चित्रकला। लिख लिया क्या है? अब देखो, अब हम बात करेंगे गुप्त काल की चित्रकला के बारे में। गुप्तकालीन चित्रकला। देखो भाई, गुप्तकालीन चित्रकला, चित्रकला तो आप समझते हो चित्रों को बनाने की कला। अब देखो आप, तो बताओ भाई, गुप्तकालीन चित्रकला का एग्जाम्पल है कौन सा? अरे तुम देख देख के बता रहे हो, बगैर देखने वाला बताओ कोई। गुप्तकालीन चित्रकला का एग्जाम्पल क्या है? देखो, गुप्तकालीन चित्रकला का एग्जाम्पल है क्या? अजंता की गुफाएं। क्या है? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला का उदाहरण है। गुप्तकालीन चित्रकला का उदाहरण है, ठीक है। अजंता की गुफाएं आपसे पूछ ले, बताओ अजंता की गुफाएं हैं कहां? तो अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? ये हैं कहां पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कहां पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अब देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई ऐसा नहीं कि गुप्तकाल केवल सीमित रहा यूपी और एमपी तक, यानी गुप्तकाल के अवशेष हमको महाराष्ट्र से ही मिलते हैं, एमपी से भी, सॉरी एमपी है, यूपी है, महाराष्ट्र है, बंगाल है। बंगाल से क्या अवशेष मिला है हमको? भाई गुप्तकाल बंगाल में था, इसका कोई एग्जाम्पल है हमारे पास? है क्या है? क्या है? स्कंदगुप्त का क्या? स्कंदगुप्त का अभिलेख मिला है। कहां से मिला है स्कंदगुप्त का? स्कंदगुप्त के 2 ही अभिलेख हैं। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख तो कौन सा है? एक अभिलेख है कौन सा? जूनागढ़ वाला। और स्कंदगुप्त का दूसरा अभिलेख है कौन सा? भितरगांव वाला। जूनागढ़ गुजरात में और भितरगांव कहां पर है? यूपी में। तो फिर बंगाल से क्या हुआ? और मैंने लिखा है जरूर है आपको कि कौन सा राजा कौन सा था वो? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ऐसा शासक था जिसके अभिलेख हमको कहां से मिले? बंगाल से भी मिले। जो इसका मतलब बंगाल में भी इनका अधिपत्य था, ठीक है। और इधर देखो महाराष्ट्र में भी है। तो गुप्तकालीन चित्रकला का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? वो है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अब आ जाओ, ये जो अजंता की गुफाएं हैं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इन अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई और किसने की? अजंता की गुफा जो है, इनकी खोज कब और किसने की? देखो, अजंता की गुफाओं की अगर मैं बात करूं ना, प्रारंभिक खोज, इनकी जो प्रारंभिक खोज है ना, प्रारंभिक खोज हो गई थी कब? 1818-19 में। और की थी किसने? मद्रास के सैनिकों ने। मद्रास के सैनिकों ने। हालांकि देखो, ये कोई ऑथेंटिक खोज नहीं है। क्या ये कोई ऑथेंटिक खोज नहीं है कि भाई मद्रास के, वो तो मद्रास के सैनिक यहां से जा रहे थे, मद्रास के सैनिकों ने ऐसे बता दिया कि भाई यहां पर कोई गुफाएं हैं, ठीक है ना। तो ऑथेंटिक खोज नहीं है। अगर बाई चांस आपसे एग्जाम में पूछ ले बताओ खोज किसने की, तो इसकी खोज कब हुई थी? खोज हुई थी इसकी कब? 1824 ईस्वी में। और करने वाला व्यक्ति कौन है? करने वाला व्यक्ति है कौन? जेम्स अलेक्जेंडर। जेम्स अलेक्जेंडर। जेम्स अलेक्जेंडर ने इनकी खोज करी थी। अब किसी भी कंडीशन, आप मान लो अब आपके सामने समस्या होगी, साहब मैंने 2 बात लिखा दी कि एक तो साहब इसकी प्रारंभिक खोज 1818-19 में किसने कर दी? मद्रास के सैनिकों ने कर दी। दूसरी बात मैंने क्या लिखाई कि इसकी खोज 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने कर दी। इनमें से सही बात किसको माना जाए? अलेक्जेंडर को। इसमें सही बात ये अलेक्जेंडर वाली है। ऑथेंटिक खोज करता तो यही है ना। बाई चांस ऐसा हो जाए कि भाई ऑप्शन में ऑप्शन ए मद्रास के सैनिकों ने खोज की, ऑप्शन बी जेम्स अलेक्जेंडर ने खोज की, सही क्या मानोगे? जेम्स अलेक्जेंडर, ठीक है ना। अब ऐसा हो जाए कि जेम्स अलेक्जेंडर ऑप्शन में नहीं हो तो एक बात अलग है, ठीक है, तब तो आपको करना ही पड़ेगा ये। अच्छा, इसके बाद आगे बात करें अजंता की जो गुफाएं हैं, इन अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है?
कितनी संख्या है? इनकी संख्या है 29। लेकिन अभी जो नई एनसीईआरटी आ रही है ना, नई एनसीईआरटी इनकी संख्या बताती है 30। अब आप बोलोगे साहब हम क्या करें? अब मान लो ऑप्शन में 29 भी आ गया, 30 भी आ गया, तो आपको क्या करना चाहिए? 29 करना चाहिए। पुरानी जितनी भी एनसीईआरटी हैं और कुछ अभी वर्तमान में जो आ रही हैं उन एनसीईआरटी में भी 29 ही आ रहा है। लेकिन एक दो एनसीईआरटी में हम जाएंगे नहीं, हमारे पास स्रोत इसके भी हैं। देखो जहां पर समस्या हो जाए कि भाई इसमें ये सही है कि इस पे क्या करोगे? जैसे मैंने आपको साहब बताया था मीराबाई का जन्म, बताया था ना, मीराबाई का जन्म नहीं बताया? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनके दो आंसर हो सकते हैं। जैसे मीराबाई का जन्म देखो आप, मीराबाई का जन्म, मीरा का जन्म बताओ कब हुआ? कब हुआ था? हैं? मीरा का जन्म हुआ था 1498 एडी यानी ईस्वी में, और एक डेट है 1504। बताओ कौन सही है? मोस्टली किताब लिखनी है 1498, मोस्टली लिखनी है 1498 लिखनी है। लेकिन एक बार सवाल आ गया था कि बताओ मीराबाई का जो जन्म है ना वो कब हुआ? उसमें ऑप्शन में था, ऑप्शन ए क्या था? ऑप्शन ए था 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। ऑप्शन बी था 13वीं शताब्दी, और ऑप्शन सी था 16वीं शताब्दी, और ऑप्शन डी था 17वीं शताब्दी। बताओ आंसर क्या होगा? है 16वीं क्यों होगा? तो आप तो अभी मान लेते उसको है, वो 15 में आएगा, 15 ऑप्शन में है नहीं, तो उस स्थिति में आपको 1504 करना पड़ा, ठीक है ना। और 1504 कौन लिखती है? ये लिखती है आरबीएससी की बुक, आरबीएससी की 7th क्लास की बुक, आरबीएससी की 7th क्लास की बुक लिखती है कि मीराबाई का जन्म 1504 में हुआ। एनसीईआरटी 1498 एनसीईआरटी के आप मोस्टली हिंदी की कितनी नहीं ऐसा कुछ नहीं, दोनों ही माननी पड़ती हैं। एनसीईआरटी भी ऑथेंटिक है, आरबीएससी भी ऑथेंटिक है। अब आरबीएससी एनसीईआरटी में अंतर यह है कि एनसीईआरटी अच्छा जो लिखती है वो इंडिया लिखती है। इंडियन हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी से तो बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छी है। और आरबीएससी में क्या अच्छा है? राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये मेरा दावा ये नहीं है कि 1498 गलत है, ये भी सही है। 1504 से ज्यादा डेट लिखी गई है ऑथेंटिक बुकों में, कितनी? 1498 ज्यादा सही है। लेकिन जब ऑप्शन में तो क्या करोगे आप? तो करना पड़ता है ना कई बार। तो मैंने ये बात बताई इसके लिए। अच्छा, अपने पास कोई सबूत होना चाहिए, कुल मिला के बात ये, अपने पास क्या होना चाहिए? सबूत होना चाहिए। भाई हमने ये पढ़ा है और ये इस किताब में लिखा है। भाई अगर आप 1504 भी सही करें तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि 1504 आपने कैसे कर दिया, बिना बात कर दिया क्या? आज 7th क्लास से लिखा हो इसलिए कर दिया हमने, तभी तो 16वीं शताब्दी से आंसर बना। अच्छा ये ठीक है ना। तो इसमें मोस्टली आपको करना क्या है? 29 करना है। क्या करना है? अगर 30 भी हो तो भी क्या करना है? 29। अब 29 होगा ही तब आप 30 करोगे। अच्छा, तो ये जो गुफाएं हैं, गुफाओं की संख्या कितनी हो गई? 29 हो गई। अच्छा, इसके बाद आगे बात करें, इन 29 गुफाओं में से विद्यमान गुफाएं, इनमें से विद्यमान गुफाएं कौन सी है ये आपको बताना है। विद्यमान गुफाएं, विद्यमान गुफाएं का मतलब जो वर्तमान में है, कौन कौन सी बताओ? इसमें है कौन सी? गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और ब्रैकेट में गुफा नंबर 19, ब्रैकेट में गुफा नंबर 19। अब देखो गुफा नंबर 1 और 2 ये किस वंश की हैं? ये हैं चालुक्य वंश की गुफाएं। कौन सा वंश की हैं? ये चालुक्य वंश की गुफाएं हैं। गुफा नंबर 9 और 10 ये किस वंश की हैं? ये हैं वाकाटक वंश की हैं। किस वंश की हैं? वाकाटक वंश की हैं। और गुफा नंबर 16 और 17 और 19 ये किस काल की हैं? ये किस काल की हैं? ये हैं गुप्त काल की। किस काल की हो गई है? गुप्त काल की। और हमें मतलब 16 और 17 से ही है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? गुप्त काल पढ़ रहे हैं। भाई हमारा जो मतलब है वो इन 3 गुफाओं से है। अब आपने एक सवाल नहीं पूछा कि आपने 16, 17, 9, 10, 1, 2 को तो बाहर लिखा है ब्रैकेट से, 19 को ब्रैकेट में लिखा है, क्यों है? नहीं एनसीईआरटी ये ध्वस्त हो चुकी है। ये गुफा नंबर 19 भी क्या हो गई है? ध्वस्त हो चुकी है। ऐसा कोई साक्ष्य इसका मिलता नहीं है। लेकिन बाई चांस सवाल आ जाए कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी गुफा गुप्त काल की नहीं है,
गुफा नंबर 16, 17, 19 और 10। आंसर क्या होगा? 10। समझ गए ना? इसलिए मैंने इस 19 को लिखा है यहाँ पर। तो हालांकि हम 16, 17 भी लिख के आगे चल सकते थे, लेकिन बाई चांस आजकल देखो आरपीएससी क्या घुमा फिरा के सवाल पूछती है ना, ऐसे मतलब आपको कंफ्यूज करने का उसका पूरा वो रहता है। तो इस हाँ, सुमेलित करिए कौन सा है कौन सा नहीं है। जैसे अभी आपका मैंने पिछला टेस्ट जो लिया तो उसमें ऐसे सवाल ज्यादा थे। अब जिन लोगों के कम सही हुए ना, वो लोग उलझ गए उन सवालों में। इससे मिलान करो। अब आधा अगर कोई विद्यार्थी कम पढ़ता है, कंसंट्रेट कम है, तो उसका आधा मूड तो वहीं खराब हो जाता है कि मिलान करने वाले में। नहीं, मिलान करने का आ गया, कथन कौन सा सही है इसका आ गया, तो वहीं कई लोग नहीं को नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अगला भी टेस्ट होगा, उसमें भी लगभग ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 19, तो हमको मतलब है 16, 17, 19 से। अब देखो, अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, ये हमको पढ़ना है गुफा नंबर 16, ठीक है, गुफा 16। अब देखो आपसे पूछे, बताओ गुफा 16 में काय का चित्र बना है? चित्र किसका है गुफा 16 में? देखो गुफा नंबर जो 16 है उसमें चित्र बना है किसका? इसमें चित्र है किसका? मरणासन। इसमें चित्र किसका है? मरणासन। मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी के चित्र से संबंधित, ठीक है ना। आपसे पूछ ले मरणासन राजकुमारी के चित्र से संबंधित जो गुफा है वो कौन सी है? गुफा नंबर 16, ठीक है। अब आ जाओ गुफा नंबर 17। गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 17 में क्या है? इसमें किसके बारे में? इसमें है महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं के बारे में। महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं के बारे में। ये जातक कथा का मतलब क्या होता है? जातक कथा का मतलब क्या होता है? जातक कथा का मतलब क्या होता है? इस जातक कथा का मतलब होता है क्या? पूर्व जन्म की कथा, पूर्व जन्म की कथा से संबंधित होता है, ठीक है ना। पूर्व जन्म की कथा से संबंधित होता है, ठीक है। तो गुफा नंबर 16 जो है वो मरणासन राजकुमारी के चित्र से संबंधित है, और गुफा नंबर 17 जो है वो महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं से के बारे में इसमें। और जातक कथाओं का मतलब क्या होता है? पूर्व जन्म के बारे में। अब आपसे पूछे कि गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17, इन दोनों गुफाओं में सबसे श्रृंगारिक गुफा आप किसको मानोगे? किसको मानेंगे? जोर से बोलो। 16। देखो गुफा नंबर 17 जो है इसे श्रृंगारिक गुफा माना गया है। क्या माना गया इसको? इसे श्रृंगारिक गुफा, या इसको कहा जाता है क्या? चित्रशाला। चित्रशाला कहा जाता है। तुम्हारा ध्यान राजकुमारी पर है। किस पर है? राजकुमारी पर है। लेकिन आप राजकुमारी की कंडीशन नहीं देख रहे हो। राजकुमारी कैसी है? मरणासन, मरने वाली है, उसकी क्या सुंदरता होगी। लेकिन मैंने आपको पहले बोला कि महात्मा बुद्ध की जातक कथा, जातक मतलब पूर्व जन्म की कथा, पूर्व जन्म की मतलब उनका जन्म है, युवावस्था है, उसके बारे में। तो सबसे श्रृंगारिक गुफा या चित्रशाला जो होगी वो कौन सी होगी? गुफा नंबर 17। समझ में आई बात? ठीक है। क्या ये अभी 17 में, ठीक है। इसमें सुनो आप, और क्या है इसमें? गुफा नंबर 17 में क्या है? इसमें एक महिला व शिशु का चित्र बना है। जो आप कह रहे हो ना, इसमें एक महिला और शिशु का चित्र बना है, जिसे सर्वश्रेष्ठ चित्र माना गया है, जिसे सर्वश्रेष्ठ चित्र माना गया है, ठीक है ना। जिसे क्या माना गया है? जिसे सर्वश्रेष्ठ चित्र माना गया है, ठीक है ना। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चे आपको कि गुफा नंबर 16 तो मरणासन राजकुमारी के चित्र से संबंधित है। गुफा नंबर 17 में क्या है? महात्मा बुद्ध की जातक कथाएं हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? सबसे श्रृंगारिक गुफा कहते हैं इसको, या इसको चित्रशाला कहते हैं। और इसमें एक महिला और शिशु का चित्र बना है, जिसे इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। बोले ये बात समझ में आती है आपके? है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल की क्या
चित्रकला। चित्रकला में हमने बात की गुप्तकालीन चित्रकला का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है क्या? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? औरंगाबाद में। इन गुफाओं की प्रारंभिक खोज किसने करी थी? 1818-19 में। किसने करी थी? मद्रास के सैनिकों ने कर दी। ऑथेंटिक खोज कब हुई? 1824 में। करने वाला कौन है? जेम्स अलेक्जेंडर। इनकी संख्या कितनी है? 29। विद्यमान गुफाएं कौन सी हैं? विद्यमान 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 19। 19 है नहीं, लेकिन पूछे 19 किस काल की? तो गुप्त काल की। गुफा नंबर 16 में क्या है? गुफा नंबर 16 में है मरणासन राजकुमारी के से संबंधित है। और गुफा नंबर 17 महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं के बारे में है। और जातक कथा का मतलब होता है पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में है। और इसे क्या बोलते हैं? श्रृंगारिक गुफा या इसको चित्रशाला कहते हैं इसको। और इसमें एक महिला और शिशु का चित्र बना है जिसे सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। ठीक है ना? अब चलते हैं आगे। अब हम बात करें ये गुप्तकालीन जो चित्रकला है, या मैं बोलूं अजंता की जो गुफाएं हैं, इन अजंता की गुफाओं की विशेषता क्या है? अजंता की गुफाओं की विशेषता क्या है? देखो भाई, अजंता की गुफाओं की विशेषता क्या है? विशेषता नंबर एक है कि यहां अनाम चित्रकला है। क्या है? अनाम चित्रकला है। मतलब इतने अच्छे अच्छे और शानदार चित्र बनाए गए हैं जिन पर कोई नाम नहीं। कोई नाम है क्या? कोई नाम नहीं। ये चित्र फलाने सिंह ने बनाया, ये इसने बनाया। जैसे आप पार्क में जाते हो, पार्क में कुर्सी देना, कुर्सी ये स्वर्गीय इसके द्वारा समर्पित, ये इसके द्वारा बनाई भी, उसने पैसा दिया केवल। इसमें कोई नाम नहीं है, अनाम चित्रकला है कि ये चित्र किसने बनाया, ये किसने बनाया, कोई नाम नहीं। ठीक है, अनाम चित्रकला। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है किसकी? चित्रण व अलंकरण। चित्रण व अलंकरण की विशेषता। ठीक है ना? तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता इसमें यह है कि इसमें फ्रेस्को का मतलब क्या होता है? फ्रेस्को का मतलब होता है गीले प्लास्टर पर चित्र। गीले प्लास्टर पर चित्र। इसमें फ्रेस्को व दूसरी पद्धति कौन सी है? वे टेम्पेरा। इसमें फ्रेस्को व टेम्पेरा क्या होता है? किसका मतलब होता है? सूखे प्लास्टर पर। किस पर? सूखे प्लास्टर पर फ्रेस्को और टेम्पेरा पद्धति का प्रयोग किया गया है। पद्धति का प्रयोग किया गया है। ये मेरी बात समझ में आई क्या? प्रयोग किया गया, बात समझ में आती नहीं भाई? एक तो गीले प्लास्टर पर चित्र बना दिया, तो गीले प्लास्टर पर जो चित्र बनेगा उसको अंदर ही बन जाएगा वो तो, ऐसे मान लो इनबिल्ट हो गया वो तो। सूखे प्लास्टर, जैसे अभी ये सूखा प्लास्टर, इस पर कोई चित्र बना दो तो वो सूखे प्लास्टर हो गया। तो इसमें फ्रेस्को और टेम्पेरा, कई जगह इसको आला गीला बोलते हैं। ठीक है ना? इसमें फ्रेस्को और टेम्पेरा पद्धति का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। ठीक है। दूसरा देखो, एक बात और है जो थोड़ी सी विवादित बात है। विवादित बात क्या है? कि संभवतः सभी रंगों का प्रयोग किया गया। वैसे तो संभवतः सभी रंगों का प्रयोग किया गया, लेकिन किसका नहीं किया गया? लेकिन पीले रंग का प्रयोग नहीं है। पीले रंग का जो प्रयोग है वो प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है ना? तो ऐसा कई किताबें लिखती हैं और कई किताबें इसका विरोध करती हैं, बोले ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ना? वैसे इसमें लगभग सभी रंगों का प्रयोग किया गया। ठीक है। तो ये किसकी विशेषता है? ये अजंता की गुफाओं की जो चित्रकला है उसकी विशेषता है। पहली विशेषता है कि अनाम चित्रकला है, इसमें किसी भी चित्रकार का कोई नाम देखने को नहीं मिलता है। चित्रण अच्छा है, अलंकरण अच्छा किया गया है। इसमें फ्रेस्को मतलब गीले प्लास्टर पर चित्र और टेम्पेरा मतलब सूखे प्लास्टर पर चित्र, यानी फ्रेस्को और टेम्पेरा पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया है। संभवतः इसमें सभी रंगों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कम से हो सकता है कि यहाँ पर पीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया हो, लेकिन ये ऑथेंटिक बात नहीं, मैंने यहाँ पर पहले इसको बोल दिया। अच्छा बताओ, इसके अलावा क्या इसके अलावा गुप्तकालीन चित्रकला का कोई एग्जाम्पल है क्या? इसके अलावा गुप्तकालीन चित्रकला कोई एग्जाम्पल है?
और वो एग्जाम्पल है बाघ की गुफाएं। एग्जाम्पल क्या है वो? बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं जो हैं वो भी क्या है वो भी जो है गुप्तकालीन चित्रकला का एग्जाम्पल है। अब देखो, अब हम बात करेंगे बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, इनके बारे में देखते हैं। देखो भाई, बाघ की गुफाएं, अगर देखो पहली बात बाघ की गुफाओं में कि ये भी गुप्तकालीन चित्रकला का, ये भी गुप्तकालीन चित्रकला का उदाहरण है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि बाघ की गुफाएं किस काल का है, किस काल की हैं, तो गुप्त काल की हैं, और ये भी गुप्तकालीन चित्रकला का श्रेष्ठतम उदाहरण मानी जाती है। कहा कि कौन सी गुफाएं? बाघ की गुफाएं। ठीक है, आपसे पूछे है कहां पर, तो बाघ की गुफाएं है कहां पर? मध्य प्रदेश में। ये गुफाएं जो हैं ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है बाघ की गुफाएं। आपसे पूछ ले बाघ की गुफाओं की खोज कब हुई, तो इनकी खोज हुई थी 1818-19 में। खोज कहां पर हुई थी? सॉरी, खोज किसने की थी? खोज करने वाला है खतरनाक क्षेत्र, यानी उसका नाम है डेंजर फील्ड। मैंने इसका हिंदी अनुवाद कर दिया था, है ना, डेंजर फील्ड। इन बाघ की गुफाओं के खोजकर्ता कौन है? डेंजर फील्ड है, ठीक है ना। अच्छा, बाघ की गुफाओं की संख्या की बात करें कि बाघ की गुफाओं की संख्या कितनी है, तो संख्या बताई गई इनकी कितनी? 9। बाघ की गुफाओं की संख्या जो है वो कितनी है? 9 है ना, 9 है बाघ की गुफाएं। अब यहां पर एक नोट डालना पड़ेगा, एक नोट डालेंगे और फिर लिखेंगे एक नोट। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अजंता की गुफा और बाघ की गुफा, इन दोनों गुफाओं में डिफरेंस क्या है? अब ये तो बोलना मत कि साहब अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं और बाघ की एमपी में, ये कोई अंतर नहीं। इसके अलावा बताओ, मतलब चित्रों में क्या डिफरेंस है, बताओ। देखो, अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं, इन दोनों में डिफरेंस है, ये है कि डिफरेंस क्या है कि अजंता की जो गुफा है ना, अजंता की गुफाओं का विषय, अजंता की गुफाओं का विषय धार्मिक है। कैसा है? धार्मिक। वो धर्म से संबंधित ही तो है। अजंता की गुफाएं धर्म संबंधित नहीं है क्या? कि मरणासन राजकुमारी के क्या भाव रहे होंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं के बारे में, ऐसा ही तो है उसमें अजंता की गुफाओं में, ठीक है। तो अजंता की गुफाओं का विषय धार्मिक है, जबकि जो बाघ की गुफाएं ना, बाघ की गुफाएं, जबकि बाघ की गुफाओं का विषय कैसा है? विषय है लौकिक। लौकिक मतलब इस लोक से संबंधित, लौकिक है। कैसे? जैसे इसमें क्या चित्र बने? इसमें चित्र बने किसके? शिकार के, श्रृंगार के, वेशभूषा आदि के चित्र बने हैं, बात समझे क्या? ठीक है, यानी इनमें डिफरेंस ये है कि अजंता की गुफाओं का विषय धार्मिक है, जबकि बाघ की गुफाओं का विषय क्या है? लौकिक है। बाघ की गुफाएं इस लोक से संबंधित हैं, शिकार, श्रृंगार, वेशभूषा आदि, ठीक है। अब मैं एक बार आपसे पूछता हूं, है ना, और मैं अलग अलग व्यक्तियों से पूछूंगा, ऐसे नहीं। हमने आज शुरुआत की है किससे? मंदिरों से। शुरुआत किससे करी हमने? मंदिरों से शुरुआत करी। तो मेरा सवाल यह है कि सतना का कौन सा मंदिर है? सतना का भूमरा का शिव मंदिर। बिना देखे बताओ तो कोई बात है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। भूमरा का शिव मंदिर है ना, है सतना में। पार्वती मंदिर का नाम क्या है? पार्वती मंदिर जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। चलो बताओ, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां है? यूपी में किस स्थान पर? ललितपुर, झांसी, यूपी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कैसा, किस शैली बना हुआ है? पंचायतन शैली बना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर पार्वती को समर्पित है, शिवजी को? भगवान विष्णु को है। समर्पित किसको है वो? भगवान विष्णु को। ऐसे मत किया करो चिड़िया ओढ़, तोता ओढ़, गधा ओढ़, ऐसे। चलो ये बताओ, ऐसा कौन सा मंदिर है जो ईंटों द्वारा निर्मित है?
है? कौन सा? भितरगांव का लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? कानपुर, यूपी में। इसके अलावा बताओ, ईंटों बना मंदिर, इसके अलावा कोई है? चार चौवा मंदिर कोटा और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहां पर? छत्तीसगढ़। ठीक है। अगर आपसे मूर्ति कला की बात कर ली जाए तो मूर्ति कला में अगर आपसे पूछे कि बताओ गुप्तकालीन मूर्ति कला में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं? किससे? वैष्णव धर्म से बनाई गई हैं। ऐसा नहीं, सभी धर्मों से है ना मोस्टली। गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषता बताओ। अजंता, मूर्ति शालीनता, भद्रता, आध्यात्म। मूर्ति कला के 3 केंद्र कौन से हैं? मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। महात्मा बुद्ध की तांबे की प्रतिमा कहां से मिली है? तांबे की प्रतिमा सुल्तानगंज कहां से मिली है? बिहार से मिली है। कहां से मिली है? सुल्तान। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहां से मिली है? सारनाथ से। ठीक है ना? खड़ी मिली है मथुरा से। कहां से मिली है? मथुरा से मिली है। महात्मा बुद्ध की बैठी प्रतिमा सारनाथ से। गुप्तकालीन चित्रकला का एग्जाम्पल क्या है? क्या है? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफा कहां है? गुफाओं की खोज कब हुई? ऑथेंटिक खोज कब हुई थी? अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ गुप्त काल जो है, इस गुप्त काल में ऐसी कौन सी गुफा है, गुप्तकालीन कौन सी गुफा है जिसे सबसे श्रृंगारिक गुफा मानते हैं? गुफा नंबर कौन सी? 17, उसको मानते हैं श्रृंगारिक गुफा। अच्छा। इसके बाद आपसे पूछा जाए ये जो गुप्तकालीन गुफाएं हैं या फिर बोलो अजंता की गुफाओं की विशेषता क्या है? अनाम चित्रकला है, चित्रण अलंकरण की विशेषता है, फ्रेस्को, टेम्परा पद्धति का क्या गया प्रयोग किया गया है। अजंता की गुफाओं के अलावा और कौन सी चित्रकला का एग्जाम्पल है इसका? बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के धार जिले में। इनकी खोज किसने करी? डेंजर फील्ड ने। किसने करी? डेंजर फील्ड, यानी है ना 1818-19 में करी थी। इनकी संख्या कितनी है? 9। और ये जो गुफाएं हैं इनमें डिफरेंस क्या है? अजंता की गुफाएं और बाकी गुफाएं डिफरेंस क्या है? कि अजंता की गुफाओं का विषय कैसा है? धार्मिक है, जबकि बाघ की गुफाओं का विषय कैसा है? लौकिक मतलब इस लोक से संबंधित है। देखो, रिवीजन करना बहुत जरूरी है पिछला वाला। अब आप हेडिंग लिखो गुप्तकालीन साहित्य। हेडिंग लिखो आप गुप्तकालीन साहित्य। और ये जो गुप्तकालीन साहित्य आज शुरू हो नहीं सकता, हो जाएगा तो खत्म हो नहीं सकता है। इसलिए इस गुप्तकालीन साहित्य के बारे में हम बात करेंगे कल। ठीक है ना? धन्यवाद।